हे डियर स्टूडेंट, माय नेम इज धीरज। स्वागत करता हूं एक बार फिर से बेटा आपका एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज बेटा हम टॉपिक लेकर आए हैं ऊतक यानी टिश्यू। इससे पहले हम सेल को पढ़ चुके हैं और जो सेल है उसको हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और सेल के अंदर कुछ पार्ट्स बचे हैं जैसे कि यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, 70s राइबोसोम एंड 80s राइबोसोम। तो ये इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इससे बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, ठीक है। अब सेल के बाद जो अपना दूसरा टॉपिक आता है वो आता है ऊतक, टिश्यू। टिश्यू बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर सेल को आप पढ़े हैं तभी टिश्यू को पढ़ने का मजा आएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट टिश्यू को पढ़ने आ रहे हैं तो उससे पहले रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर सेल वाली वीडियो देख लीजिए, तब आकर आप टिश्यू को देखिए, ठीक है। अब टिश्यू को देखते हैं। टिश्यू क्या है बेटा? टिश्यू जो है वो क्या है, इसमें हमने एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। आपसे कोई जनरल लैंग्वेज में पूछेगा कि ऊतक क्या है तो आप एकदम सिंपल उसको जवाब दोगे कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं बेटा? ऊतक कहते हैं। अब कोशिकाओं के समूह को ऊतक, जैसे कि हम बता दें कि अगर कोई एक कोशिका है, ये एक कोशिका है और ऐसे ऐसे कई कोशिकाएं हैं और उन कोशिकाओं को मिलाने के बाद कोई नाम दिया जाएगा और उस नाम को क्या कहते हैं बेटा? ऊतक कहते हैं। उस नाम को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, ठीक। यानी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और कोशिकाओं को जब आप पढ़ते हो तो आप क्या कहते हो? साइटोलॉजी। उसी तरीके से अगर आप जाकर ऊतक को पढ़ते हो तो ऊतक के अध्ययन को बेटा औतिकी कहा जाता है। ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? औतिकी कहा जाता है, यानी स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। औतिकी या हिस्टोलॉजी, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ते हो तो कहोगे आप हिस्टोलॉजी कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सेल को पढ़ रहे हो तो आप साइटोलॉजी कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सॉरी, मतलब जो अपना हिस्टोलॉजी है, कह सकते हैं ऊतक एक प्रकार से वही। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बेटा ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाइकॉट ने किया था और हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम औतिकी जो है अपना हिस्टोलॉजी जो है उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेयर ने किया था, ठीक है। यहाँ पर आपको हमने लिख भी दिया है ताकि आप इसे ना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ आज के इस लेक्चर में। आपको इसके बारे में डिटेलिंग में थोड़ा सा बात करेंगे, देन इसके हम पार्ट को भी अलग वीडियो में पार्ट को मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ इसके इतने पार्ट्स के ये वर्क होते हैं। हालांकि मैं आपको पार्ट के नाम बता दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो आगे बढ़ें। अब आप कैसे किसी को जवाब देने जाओगे कि भाई ऊतक क्या है? अगर आपने यहाँ पर इस शब्द को इतने को कह दिया, अगर आपने इतने को कह दिया कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, तो आप तो सही क्या, आपने सही क्या है, आप सही कह दिए। लेकिन अगर पूछा जाए एकदम अच्छी तरीके से, बढ़िया वेल डिफाइन किया जाए, इसे बहुत ही अच्छी तरीके से अगर इनमें बात की जाए तो ये सही नहीं है। नॉर्मल के लिए सही है ना, लेकिन इसको थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से अगर बताया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आपको बताना क्या है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह, यानी कोशिकाओं का ऐसा ग्रुप जो जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों रूप से क्या हो? समान हो। मतलब कार्य करने के आधार पर और बनावट के आधार पर एक जैसा हो, उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर अगर मैं आपको पहले इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा। कोशिकाओं का कैसा समूह बेटा? ठीक है। तो आप यहां पर देखो, मैंने लिखा है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कार्य, रचना तथा उत्पत्ति के आधार पर सेम हो, मतलब एक ही जैसा हो, तभी उसे ऊतक कहा जा सकता है, अन्यथा उसे ऊतक नहीं कहा जाएगा, ठीक है। एक ही तरीके का कार्य करे, एक ही जैसी उसकी संरचना हो, एक ही जैसे उसकी उत्पत्ति हो, तो क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे, ठीक है। कोशिकाओं के समूह को अलग, पूरा शरीर अलग अलग बेटा कोशिकाओं से मिलकर बना है, मतलब कोशिका से मिलकर बना है, लेकिन कुछ सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं है, कुछ कुछ अलग अलग हैं। तो सभी कोशिकाओं को एक कह दो कि हाँ ये सभी कोशिका है तो वो ठीक है, लेकिन अब वो अलग अलग हैं तो उनको अलग अलग कहना पड़ेगा, ठीक है। अब उनको अलग कहना पड़ेगा तो अलग शब्द लाने के लिए ना ऊतक का यूज किया जाता है। जब ऊतक का यूज किया जाता है तब क्या होता है? ऊतक के प्रकार आते हैं। अब ये कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रचना, कार्य तथा उत्पत्ति में क्या हो? समान हो बेटा, उसे ही क्या कहलाते हैं? वो क्या कहता है? उसे ऊतक कहलाता है या ऊतक कहा जाता है, ठीक है।
यानी कि अगर वो चीज फंक्शनल है, ठीक है, स्ट्रक्चरल रूप से, ठीक, और वो ग्रोइंग के रूप से क्या है, एक समान हो, तभी उसे ऊतक कहा जाएगा। अब देखते हैं हम इसमें थोड़ा सा और समझते हैं थोड़े इसके बारे में। जैसे कि अगर मैं आपसे एग्जांपल देकर कहूं कि आपने ये ऊतक शब्द कैसे बन गया, क्यों आया, तो अगर मैं यहाँ पर इससे पहले की वीडियो में हमने क्या बताया था बेटा, आपसे कुछ कहा था कि अगर छोटा सा एक ईंट है, एक बेटा छोटा सा ईंट है, चलो किसी भी कंपनी का अपन बना देते हैं, चलो यहाँ मैं अपनी ही कंपनी का बना देता हूँ, चलो ये एक ब्रिक्स है, मान लो ये एक ईंट है, ठीक। अगर एक ईंट, तो ईंट से मिलकर क्या बनता है बेटा, ईंट से, जब यहाँ पर ईंट है तो ईंट से मिलकर क्या बनेगा, ईंट से मिलकर क्या बनता है, दीवार। क्या बनती है, दीवार। अब इस दीवार वाले पॉइंट को आप नोट करेंगे, ये दीवार हम पहले भी कोशिका में बता चुके हैं। अब ये समझो दीवार आपको देखना है, मैंने कहा कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कार्य रचना तथा उत्पत्ति में समान हो, मतलब एक जैसा हो, तभी उसे ऊतक कहा जा सकता है। लेकिन अब ये दीवार में क्या सिस्टम है, दीवार का क्या सिस्टम है भाई, अगर आप दीवार को देखने जाओ, अगर आप देखो कि एक जब अगर कोई दीवार बनी होती है बेटा, तो उसमें आप एक चीज नोटिस जरूर करेंगे कि वो दीवार जो है ईंट की बनी होती है। वो पूरी दीवार किसकी बनी होती है बेटा, ईंट की बनी होती है। जाकर चाहे अपने आसपास आप देख लेना, वो दीवार ईंट की बनी होगी, ठीक। मान लो ये एक दीवार है, ठीक है, मान लो ये एक दीवार है, और ये दीवार किससे बनी है, ईंटों से बनी है। ये अपनी दीवार है और इसमें जो लगे हैं उनको ईंट बोल दिया हमने। अब ये ईंट है, ठीक, लेकिन ये दीवार है। आपको मैंने क्या बताया, अगर यही ईंट, मान लो ये छोटा ये जो ब्रिक्स हमने अभी यहां पर बनाया था, ऐसे कई ब्रिक्स यहां पर आपस में, यहां पर इसी तरीके से कुछ ब्रिक्स जो है बेटा वो पड़े हैं, कुछ ब्रिक्स यहां पर को मैं सही से थोड़ा बना देता हूं, ठीक। मान लो ब्रिक्स हैं ये सब, अगर ये सभी के सभी ईंट है बेटा, ये ब्रिक्स हैं, तो यहां पर जितने भी ईंट पड़े हैं, अगर वो ईंट एक साथ पड़े हैं, तो आप बताओ यहां पर भी पड़े हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, कहीं भी आप देख लो पड़ा रहेगा तो उसे आप ईंट ही बोलोगे, कुछ अदर नहीं बोलने वाले हो। लेकिन यहां पर भी तो ईंट लगा है, लेकिन अंतर क्या हुआ कि ये सारे ईंट फेंके गए थे, पड़े थे जैसे मर्जी वैसे पड़े थे, लेकिन जब इन्हीं को एक क्रम में लगा दिया गया, एक व्यवस्थित तरीके से लगा दिया गया, तो उनको क्या बोला गया, दीवार। अब इनको लगाने का मतलब था कि छत को डालना है, दीवार से प्रोटेक्शन करना है, एक चीज को सेपरेट करना है, मतलब एक प्रकार का बॉर्डर क्रिएट करना है, घेरा बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए इसका यूज किया गया ना। तो कार्य जो ये दीवार है, ये यहाँ का ईंट और यहाँ का ईंट, यहाँ का ईंट सब क्या कर रहे हैं, एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक सभी एक जैसा काम कर रहे हैं। यहाँ वाला ईंट भी प्रोटेक्शन का काम करेगा और साथ में कंबाइन करके दीवार बनाएगा। पूरे ईंट और सभी के सभी क्या कर रहे हैं, एक प्रकार के कार्य को कर रहे हैं, इसलिए ये बनावट में भी एक जैसा है, और क्या बेटा, उत्पत्ति में भी एक ऐसा है, और कार्य में भी एक जैसा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, दीवार बोला गया। सेम उसी तरीके से हमारे बॉडी में जब भी कोशिकाओं का ऐसा एक समूह आता है, जिसको भी क्या बोल दिया हमने, जो कार्य एक ही जैसे करेगा और जो उत्पत्ति के रूप में एक जैसे होगा, उसे क्या बोलेंगे, समझ गए, ऊतक बोलेंगे, है ना। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देते हैं आपका हाथ, अगर मेरे हाथ को देखो तो आपको पता है, आप अपना हाथ भी देख सकते हो, तो इसमें क्या है आपको कि देखो, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो कि यहाँ की जो स्किन है, इस पूरे हथेली की स्किन, पूरे हथेली की स्किन देखो कुछ अलग तरीके से, और अगर वही मैं हथेली को अपने पीछे करता हूं तो यहाँ की स्किन कुछ अलग तरीके से है। इसका मतलब यहाँ का जो सेल है और यहाँ का जो सेल है, ये दोनों अलग हैं। अगर भाई ये दोनों सेल अलग हैं तो मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा, इसीलिए तो ऐसे नहीं बोला जा सकता। इसका मतलब यहाँ का सेल और यहाँ का सेल डिफरेंस है, तो नो डाउट कि यहाँ का कोशिकाओं का समूह दूसरी तरीके से होगा और यहाँ की कोशिकाओं का समूह दूसरी तरीके से होगा। इसका मतलब ये जो कार्य कर सकता है वो ये कार्य नहीं कर सकता है, इसीलिए तो इसे अलग बोला गया, इसीलिए तो इसे हथेली नाम दिया गया। अरे हथेली इसको भी बोल सकते थे, हथेली की स्किन, क्या हथेली की स्किन यहीं पर है, नहीं है, ठीक। अब इसमें क्या, इसकी क्या क्वालिटी है भाई, ये क्या कर रहा है, बहुत मजबूत होता है ना। अब यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा एक ही सेल का बना है, अगर ये एक ही सेल का पूरा बना है तभी तो इसे ऊतक कहा जाएगा, तभी तो ऊतक कहा जाएगा। और ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं बेटा, अंग कहते हैं ना, तभी तो ये एक अंग हुआ, क्योंकि ये एक जैसा है।
इसीलिए इसे अंग कहा गया। अब ये एक जैसा पूरे शरीर में, इसलिए इसे त्वचा बोला गया। हाँ, इसे पंजा बोला गया, तभी तो अंग में आया। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल और ले लो आप। मान लो आप कोई स्टील की रॉड, मैंने एक रॉड, दो रॉड नहीं, बहुत सारे रॉड को रख दिया आपस में, देखो ऐसे इसी तरीके से रॉड रख दिए। अब ये मान लो ये बेटा रॉड है, मान लो ये स्टील है, ठीक, स्टील रॉड ही आप समझते हो, स्टील जैसे सरिया भी लोग बोलते हैं। यहां पर मैंने ढेरों सारे फेंके पड़े थे, अभी ये पड़े हैं, इनको आप एक है, दो है, कई सारे, आप इन्हें स्टील ही बोलोगे और कुछ बोलोगे, सरिया बोल सकते हो, स्टील बोल सकते हो, वही तो बोल सकते हो। लेकिन कोई कारीगर आता है, कोई कारीगर आता है और क्या करता है, इनको उठा लेता है बेटा, इसको उठा लेता है और उठाने के बाद एक ऐसे कर देता है, एक यहां पर लगाता है, फिर एक यहां पर लगाता है, ऐसे 4-5 को एक तरफ लगा दिया और फिर 4-5 को एक तरफ से लगा दिया, इसी तरीके से वो लगा दिया। और आप देखो एक सीधी रेखा में वो जब लगा देगा, हालांकि ये में बन नहीं रहा है तो आप एडजस्ट करेंगे इसको, ठीक है। अब जब ये सीधी रेखा में उसे लगा दिया बेटा, तो ये क्या आपको खिड़की के जंगले की तरह नहीं दिखेगा? जो आपकी खिड़की लगी होती है कुछ इसी तरीके से होती है, लेकिन उससे पहले वो किस फॉर्म में था? इस फॉर्म में था, लेकिन तब उससे क्या बोला गया था? स्टील। लेकिन यहां पर इसे क्या बोला जाएगा? खिड़की, खिड़की बोला गया ना, यहां पर इसे खिड़की बोला गया। इसका मतलब यहां पर खिड़की बोला गया तो यही से तो बना है, बस अंदर क्या हुआ कि ये अच्छी तरीके से लग गया, एक कार्य के रूप में वो यूज होने लगा और इसकी उत्पत्ति जो पूरा जंगला है एक ही तरीके से है, इसलिए इसे खिड़की बोला गया। समझ में आया? उसी तरीके से बेटा ऊतक शब्द बोला जाता है कोशिकाओं के समूह को। ऊतक शब्द कहां से आया? समझ में आया? समझ में आ रहा? अब ये चीज आप जिंदगी भर ना भूलो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। अगर आपको जरूरत होगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं इरेज करके थोड़ा सा और पॉइंट आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखो ऊतक, अगर आपने कोशिका को पढ़ा है, अगर आपने कोशिका को पढ़ा है तो आपको पता है कि कोशिका दो प्रकार की थी, एक जंतु कोशिका थी, एक पादप कोशिका थी। तो उसी तरीके से ऊतक भी होगा, एक जंतु ऊतक होगा, एक पादप ऊतक होगा। तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं किस तरीके से होता है। हालांकि आप एक छोटा सा पॉइंट और समझ लो कि जैसे कि आप हमेशा याद रखेंगे इस पॉइंट को, कि यहां पर याद रखेंगे कि कोशिका से क्या मिलता है बेटा? कोशिका से क्या बनता है? ऊतक। और ऊतक से क्या बनता है? कोशिका से ऊतक, चलो कोशिका से हटा देता हूं मैं, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, और अंग से बेटा शरीर। ये आपको पता है ना, इतना चीजें बनती हैं, ठीक। तो शरीर क्या होता है? अंगों से मिलकर बना होता है। अंग किससे मिलकर बना होता है? ऊतक से मिलकर बना होता है। ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से। और कोशिका के छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है कोशिका, ठीक। अब हमने इसको तो पढ़ लिया, हमको पता चल गया है। अब हम इसको पढ़ रहे हैं, यानी कि जब हम इसको पढ़ लेंगे तब इसकी बारी आएगी, अंगों की बारी आएगी। अब ऊतक शब्द में आप देखना, जैसे मैंने आपको दीवार का यूज कहा था, तो पूरे काफी सारे दीवार मिलकर क्या बनाती हैं? घर का निर्माण करती हैं। उसी तरीके से काफी सारे ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, और जिस अंग का निर्माण करते हैं वो एक ही तरीके का काम करते हैं। मतलब वो भी जो अंग भी होंगे ना, वो ऊतक जब एक ही तरीके से बना है तो वो भी काम भी एक तरीके से करेंगे। जैसे मेरा हाथ है तो उठ सकता है, यहाँ पर जो मांसपेशियां लगी होंगी पावर जनरेट करने की, एक ही तरीके के सेल से तो बनी होंगी, मतलब एक ही तरीके के ऊतक से बनी है, ठीक। इसलिए वो एक अंग में आ गया, ठीक है। हाथ एक अलग तरीके से बना है। अब आप सोच लो आपका हार्ट, जो आपका दिल है, वो क्या इसकी तरीके से बना है? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो एक दूसरा अंग है, इसीलिए उसका नाम हार्ट रख दिया गया, ठीक। अब कोशिका वाला ये पॉइंट आप समझ लिए। अब चलते हैं अपने आगे टॉपिक पर। अब आते हैं अपने इस टॉपिक पर बेटा, जहां पर हम बात करते हैं टिश्यू यानी ऊतक के प्रकार की। अगर हम देखें तो हम इससे पहले आपको बता चुके हैं, ये बेटा अपना दो प्रकार का होता है। एक होता है पादप ऊतक, दूसरा होता है जंतु ऊतक। एक होता है पादप और एक होता है जंतु, यानी प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल्स। अब देखो प्लांट और एनिमल, आपको हम एनिमल बार बार बताते हैं कि एनिमल जो होते हैं, एनिमल में जंतु आते हैं, जंतु में मानव भी आता है।
आप कहीं पर भी अगर मानव को एनिमल बोलते हो तो ये सही है, ठीक है, मानव को एनिमल बोलते हो तो सही है, लेकिन स्पेशली मानव को एनिमल नहीं कह सकते। किसी व्यक्ति को कह दे तुम जानवर हो, बुरा मान जाएगा ना, जानवर नहीं कहना उसे, किसी व्यक्ति को आप जानवर नहीं कहेंगे, ठीक, उसे जंतु कहेंगे कि तुम जंतु हो। जानवर कह देगा तो भड़क जाएगा। हालांकि आदमी की एक क्वालिटी होती है, क्या करता है, अगर उसे शेर कह दोगे तो क्या खुश हो जाता है, और जानवर कहते हो गुस्सा हो जाएगा, जबकि शेर भी क्या है, जानवर ही है ना, ठीक। अब समझते हैं पादप ऊतक के बारे में। पादप ऊतक बेटा कई सारे टाइप्स में होते हैं। पादप ऊतक भी दो प्रकार का होता है। पहला ऊतक जो होता है पादप ऊतक में वो होता है विभाजयोतक, विभाजयोतक जिसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक। और दूसरा होता है बेटा अस्थायी ऊतक। दूसरा इसमें क्या होता है, अस्थायी ऊतक। परमानेंट टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू। इसमें विभाजयोतक ऊतक लगा देंगे तो टिश्यू खोल देंगे, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, एक विभाजयोतक, दूसरा अस्थायी ऊतक। अच्छा, विभाजयोतक से आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, मेरिस्टेमेटिक से आपको कुछ याद नहीं। विभाजयोतक मतलब विभाजन जो करेगा, इसका मतलब जो विभाजयोतक होता है इसमें कुल मिलाकर वृद्धि होता है। विभाजयोतक में क्या होता है बेटा, वृद्धि ही होता है। और अस्थायी ऊतक में क्या होता है, ये रुका हुआ ऊतक होता है, ठीक है, ये रुके हुए होते हैं, कहीं भी ग्रोथ में काम नहीं करते हैं, ये रुके हुए होते हैं, लेकिन ग्रोथ में यही खाली काम करता है, ठीक है। हालांकि हम इसको एक एक करके पॉइंट से समझेंगे, इसके टाइप्स को बस समझना जरूरी है अभी। तो यहाँ पर हम देखते हैं विभाजयोतक जो होता है वो भी बेटा अपना जो मेरिस्टम है वो अलग अलग तरीके से है। ये भी तीन तरीके का होता है। पहला कौन सा होता है, पहले को क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टम यानी शीर्षस्थ ऊतक। शीर्षस्थ विभाजयोतक कहेंगे, ऊतक नहीं, शीर्षस्थ विभाजयोतक। मतलब एपिकल मेरिस्टम। हम इसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से लिख देते हैं, यहां पर नहीं तो ये आएगा नहीं, यहां पर मैं इसे थोड़ी दूसरी तरीके से लिखता हूं, ठीक, ऐसे रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहां पर इसको बोलते हैं बेटा शीर्षस्थ ऊतक। शीर्षस्थ विभाजयोतक। इंग्लिश में से बोलते हैं बेटा एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम। दूसरा क्या आता है बेटा, इसका दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरे पॉइंट को क्या कहते हैं, पार्श्व ऊतक। पार्श्व ऊतक, सॉरी, विभाजयोतक। एपिकल के बाद आता है आपका लेटरल मेरिस्टम। और तीसरा एक आएगा बेटा आपका होगा अंतर्वेशीय। अंतर्वेशी विभाजयोतक। इसे कहते हैं इंटरनल मेरिस्टम। ये तीन प्रकार का होता है। विभाजित कितने प्रकार का होता है बेटा, तीन प्रकार का होता है। एक होता है शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। एपिकल मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरनल मेरिस्टम, ये तीन टाइप के होते हैं, ठीक है।
इस तरीके का होता है। विभाजक जो होता है वो अपना 3 प्रकार का होता है, ये हम समझेंगे। अभी ये क्या करता है बेटा, शीर्ष वाला वृद्धि करता है। ये तीनों के तीनों जो होते हैं बेटा, ये तीनों के तीनों वृद्धि करते हैं, पौधे में वृद्धि करवाने का काम करते हैं ये तीनों भी। अलग से हम इसको समझेंगे जब इसके एक एक पार्ट को समझेंगे। आज हम केवल इनके पार्ट को समझ रहे हैं, इनके वर्ग को भी एक एक करके समझेंगे। अस्थायी ऊतक के अब समझते हैं थोड़ा आपसे बेटा, अस्थायी ऊतक के बारे में। अब ये अस्थायी ऊतक भी कितने प्रकार का होता है, अपना 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है बेटा, सरल अस्थायी ऊतक। क्या होता है, सरल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक यानी इसे कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक। और दूसरा जो आपका होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जो दूसरा वाला होता है उसे कहते हैं जटिल अस्थायी ऊतक। क्या कहते हैं, जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक, ठीक बेटा। जटिल अस्थायी ऊतक मीन्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन इन्हीं दोनों टाइप्स में और टाइप्स होते हैं। इन्हीं दोनों टाइप्स में और टाइप्स होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, जब सरल ऊतक में आप आएंगे तो सरल ऊतक में आएंगे बेटा, इसका देखते हैं हम, ये 3 टाइप का होता है। सरल ऊतक कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का होता है। अब हम इसको समझ लेते हैं। पहला टाइप जो होता है इसको कहते हैं मृदु ऊतक, और इसको कहते हैं, पहला होता है मृदु ऊतक और दूसरा होता है स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण मृदु ऊतक, दूसरा होता है स्थूल कोण ऊतक, और तीसरा होता है बेटा दृढ़ ऊतक। क्या होता है, दृढ़ ऊतक, यानी पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड सेकेलेरिकाइमा। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, सेकेलेरिकाइमा। ठीक, ये 3 प्रकार का होता है बेटा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड सेकेलेरिकाइमा। कौन, अपना परमानेंट टिश्यू जो होता है ये 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू में जो अपना सरल आता है, सरल अस्थायी ऊतक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो 3 टाइप का होता है। परमानेंट यानी इसमें देखेंगे तो ये भी परमानेंट है, ये भी परमानेंट है, ये भी परमानेंट है। हालांकि अस्थायी ऊतक कुछ और नहीं है बेटा, विभजोतक ही पुराने होकर अस्थायी ऊतक बनते हैं और उन्हीं में ये पार्ट होते हैं। जैसा कि सरल अस्थायी ऊतक होता है और जटिल अस्थायी ऊतक होता है। सरल में ये सिंपल होता है, ठीक है, बहुत ही सरल होता है, तो इसमें आता है मृदु ऊतक आता है, स्थूल कोण ऊतक आता है और दृढ़ ऊतक आता है। आप इसके बारे में टेंशन बिल्कुल मत लो, हम इसके एक एक हेडिंग को समझेंगे, आप इसका टेंशन छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आते हैं अपने जटिल ऊतक के बारे में। अब जटिल ऊतक बेटा 2 प्रकार का होता है। जटिल ऊतक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, जिसे हम लोग, बहुत अच्छा नाम है इसका, जिसे जाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, जाइलम, XYLUM, जाइलम। और इसे कहा जाता है फ्लोएम। क्या कहा जाता है बेटा, फ्लोएम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, फ्लोएम। ठीक, ये पीएच रहेगा शायद। ठीक, ये फ्लोएम है और जाइलम है। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है अपना जटिल अस्थायी ऊतक। ठीक है, ना हो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट अभी ले लो, क्योंकि मुझे जंतु वाला भी लिखना पड़ेगा। हो गया, ले लिए, चलो। आप जटिल ऊतक को, हाँ, और हाँ, एक पॉइंट और बता दो, जटिल ऊतक का एक नाम और भी होता है, इनको बेटा संवाहनी ऊतक भी कहते हैं। संवाहनी ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, इनको संवाहनी ऊतक भी कहते हैं, जटिल अस्थायी ऊतक को। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। चलो, अब यहां पर आ गए हम लोग, जाइलम और फ्लोएम को समझ लिए। अब हम इसके बारे में समझते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन जंतु ऊतक के बारे में भी समझ लेते हैं। जंतु ऊतक कितने प्रकार का होता है। ठीक है,
चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जंतु ऊतक बेटा कितने प्रकार का होता है? तो जंतु ऊतक कितने प्रकार का होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा इसे लंबा करना पड़ेगा। जंतु ऊतक 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहले क्या आता है? पहले आता है एपिथेलियम। एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू मीन्स उपकला ऊतक। क्या मतलब बेटा? उपकला ऊतक। और दूसरा क्या आता है अपना? इसमें जो आता है उसके बाद जो आता है ये आता है, उपकला ऊतक के बाद जो आता है वो आता है संयोजी ऊतक। आप कैसे भी लिख सकते हो, 4 टाइप को लिखना, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं होगा। संयोजी ऊतक का मतलब बेटा कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक का मतलब बेटा कनेक्टिव टिश्यू। अब तीसरा जो आपका आएगा वो आएगा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू मीन्स बेटा पेशीय ऊतक, मतलब पेशीय ऊतक। ठीक, उसके बाद आपका आता है तंत्रिका ऊतक। क्या आता है बेटा? तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। क्या आता है? तंत्रिका ऊतक मतलब नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक मतलब बेटा नर्वस टिश्यू। ये 4 प्रकार के आपको जंतु में पढ़ने हैं। इनके भी बेटा टाइप्स होते हैं। एपिथेलियम का अलग अलग टाइप होता है। एडिपोज टिश्यू जो होता है, एपिथेलियम यानी एडिपोज जो टिश्यू होता है, इसमें सल्की ऊतक होता है। ठीक है, सल्की एपिथेलियम ऊतक होता है। और उसके बाद क्या होता है? क्यूबिडाइल वाला होता है, इस मतलब स्तंभ, एक घनाकार होता है, एक स्तंभाकार होता है। ठीक, एक सिलिएटेड होता है। ठीक, कई सारे होते हैं। इसके 4 मेन जो होते हैं, 4 अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इसका 4 मेन पॉइंट होता है। इसमें आता है बेटा सल्की वाला। ठीक, दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है घना, फिर स्तंभा, फिर उसके बाद क्या आता है? चलो तीसरा जो होता है, चौथा जो होता है स्तंभाकार, घनाकार, ये हो गया। एक होता है स्तंभा सिलिएटेड। स्तंभाकार में ये सिलिएटेड होता है। ठीक है, सल्की ऊतक का मतलब बेटा ये बहुत ही पतला ऊतक होता है। घनाकार में जो ऊतक होते हैं वो घन के आकार में होते हैं यानी क्यूबिडाइल होते हैं। स्तंभाकार में कॉलम्बर होता है, और ये कॉलम्बर क्या होता है? कॉलम्बर सिलिएटेड होता है, यानी ये स्तंभाकार सिलिएटेड होते हैं। सिलिएटेड का मतलब क्या होता है? जिनके ऊपर ऐसे सिलिया फ्लेजला लगा हो। सिलिया फ्लेजला हम बताए ना, ऐसे ही होता है। सिलिया फ्लेजला हल्के हल्के लगे होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? सिलिएटेड कहते हैं। ये 4 मेन प्रकार का इसमें होता है उपकला ऊतक में। ठीक है, अब 4 मेन प्रकार का होता है। संयोजी ऊतक में क्या होता है बेटा? जो जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, जो जोड़ने का काम करेगा। अब जोड़ने का काम आपके शरीर में कौन करेगा? वो है आपका, इसमें क्या आता है आपका? 2 प्रकार के आएंगे। कुछ में तो आएगा लिक्विड वाले में आएगा, तरल में आएगा, कुछ आएगा आपका जो है वो हार्ड में आएगा। हालांकि हम लिख देते हैं सिंपल ही ऐसे। एक आएगा बेटा इसमें आपका कंकाल आता है, और इसमें क्या आता है बेटा? रुधिर आता है। रुधिर और लसिका, रुधिर और लसिका। अब रुधिर और लसिका जो है बेटा ये लिक्विड वाले होते हैं, और ये पार्टिकल वाला मतलब हार्ड होता है। ठीक है, रुधिर और ये सब लिक्विड वाले में आते हैं, तरल वाले में आते हैं। तरल संयोजी ऊतक है ये,
तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। ये समझना है हमें, यानी स्केलेटन और ब्लड और लिम्फ वाले को समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू में क्या क्या आता है, तो मस्कुलर टिश्यू का भी बेटा पार्ट होता है, जैसे आपका इनवॉलेंट्री मसल, यानी आप यहाँ पर कह सकते हो रेखित पेशी। क्या कह सकते हो, रेखित पेशी। पहला होता है इसमें रेखित पेशी, और फिर आता है अपना आरेखित पेशी। आरेखित पेशी आएगा। उसके बाद बेटा आता है तीसरा जो इसमें आता है वो आता है हृदय पेशी। क्या आता है, हृदय पेशी, ठीक। ये हृदय पेशी आता है, ये इसमें 3 प्रकार का होता है, समझ में आ रहा है। ये 3 प्रकार का होता है, रेखित, आरेखित और हृदय पेशी। और तंत्रिका ऊतक में क्या होता है बेटा, तंत्रिका ऊतक ही होता है। इसमें सभी के सभी न्यूरॉन सेल आते हैं। क्या आता है बेटा, न्यूरॉन सेल आते हैं। इसमें जो होता है न्यूरॉन सेल होता है, ठीक है। ये इसको हम लोगों को पढ़ना होता है। इतना ही हमको पढ़ना है अपने इस ऊतक वाले चैप्टर में। हम ऊतक के बारे में अगर इतना जानकारी ले लेते हैं तो हम ऊतक को समझ लेंगे, ठीक। आपको एपिथेलियम वाले में, हालांकि एपिथेलियम का 5 से 6 प्रकार का भी होता है, तो वो भी समझा देंगे, ठीक है। मेन 4 होता है, और कंकाल वाले में 2 प्रकार का होता है, पेशी ऊतक में 3 प्रकार का होता है, तंत्रिका ऊतक में वही तंत्रिका ऊतक ही होता है, क्योंकि तंत्रिका ऊतक पूरे शरीर में एक ही जगह होता है, ठीक है। और अपना इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री और कार्डियक मसल को भी समझा देंगे, और न्यूरॉन सेल को भी समझा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो स्केलेटन, ब्लड एंड लिम्फ को भी समझा देंगे। और इसमें क्या है बेटा, अपना सिंपल एपिथेलियम और एडिपोस को भी समझा देंगे, क्यूबिडाइल को भी समझा देंगे, ठीक। कॉलमर को भी समझा देंगे, कॉलमर सिलिएटेड को भी समझा देंगे, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर आप इतनी चीज को समझ लिए हो, तो अब हम बताते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर अब मुलाकात करेंगे। और इसमें से जिस पॉइंट को हमने बताया बेटा, उस हर एक पॉइंट को उठाकर हम बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक। तो आपको जो है हम ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं, तो घंटी दबा लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर ज़रूर से जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और इसके साथ डेलो मन कहे तो